Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain exercise 16C of class 11th mathematics, chapter name the straight line. So let's start the video from first question. Write down the equation of a straight line cutting off intercept A and B from x-axis where A is equal to -2 and B is equal to 3, same as here, and again in third part also given A and B means x intercept and y intercept. First of all, see the formula of intercept form of a straight line. इससे पहले के एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था उसमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 ना, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. अब इसमें a और b क्या है? x एज ए इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, ये लेंथ एज ए कहलाएगी और ये लेंथ आपकी b कहलाएगी. अगर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव y इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे. बट सपोज कर लीजिए स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरीके से इंटरसेप्ट करती मीन्स a पॉजिटिव होता a निगेटिव होता b आपका पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे आपका b की वैल्यू जो होती है उस तरीके से इक्वेशन बन जाता. तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया है आपसे कि a और b की वैल्यू अगर इसमें रख दी जाए तो इक्वेशन बताइए क्या होगा. तो अब इसमें देखिए आपके क्वेश्चन में a और b की वैल्यू दी गई है. लुक हियर, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, तो x अपॉन ए y अपॉन b में a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सेम एज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b, यू गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. अगेन a इज इक्वल टू -k अपॉन ए एंड b इज इक्वल टू k. सेम प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. Now second question, determine x intercept A and y intercept B of the following lines, sketch each. अब इस दोनों को आपको x intercept y intercept मीन्स A and B की वैल्यू फाइंड करनी एक बात, और उसको फिर हमको ड्रा करना है एज ए ग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या मालूम है. सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 5y माइनस 15, 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए? इस तरीके से होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. मीन्स a एंड b की वैल्यू मालूम होनी चाहिए आपको. तो सबसे पहला काम क्या होता, यहाँ पे राइट साइड में 1 आना चाहिए. उसके बाद x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर के फॉर्म में 1 एंड y का न्यूमरेटर एज ए मल्टीपल 1 होना चाहिए. डिनोमिनेटर में जो भी चाहे वो आ सकता है. तो सबसे पहला काम हमको 15 को राइट साइड ट्रांसफ़र करना होगा. उसके बाद वी डिवाइड ऑल द 3 टर्म्स बाई 15. आइए इसको करते हैं. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. Now divide all the term by 15, so we get 3 upon 15, 5 upon 15 and 15 upon 15. So we get x upon 5, y upon 3 and 1. Clear? अब अगर इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर कर दें तो आपको x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई. a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3. दो काम हो गया. ध्यान दीजिएगा दोनों पॉजिटिव है, हो सकता है इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिल जाए, ये दोनों निगेटिव मिल जाए, तो उस हिसाब से आपका स्केच होगा, डायग्राम बनेगा. अब यहाँ पे दोनों दोनों पॉजिटिव है मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. तो ये आपका हो गया एज ए कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, सपोज कर लीजिए a की वैल्यू 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं होगा. इसी तरीके से y इंटरसेप्ट 3 है, 1 2 3 ये हो गए. तो अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 5, ये वैल्यू हो गई 3. इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है जो गिवन है आपका? 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ लाइन हो गए. x इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 5, y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 3. क्लियर? अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता, पूछा नहीं है, अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता तो क्या होता? 5, 0 एंड 0, 5. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना होता, ये लाइन
कितनी आ रही है एक्सिस के बीच में, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते तो आ जाता है, या तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए क्योंकि कार्टेशियन प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो पाइथागोरस से भी अप्लाई करके भी लेंथ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो जाएगा, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी नहीं गया। अच्छा, ये एक काम हो गया। अब जरा सा सुनिएगा, अगर से यहाँ पर x निगेटिव, a की वैल्यू निगेटिव और b की वैल्यू पॉजिटिव होती, तो b पॉजिटिव अभी भी ऊपर होता, तो हम x इंटरसेप्ट राइट साइड ना जाकर लेफ्ट साइड पे मेजर करते 5 यूनिट, या y निगेटिव होता तो इधर की तरफ इंटरसेप्ट y डायरेक्शन में जो निगेटिव डायरेक्शन होता है वहाँ पे y की वैल्यू को मेजर करते। तो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये भी आपको समझना है कि हम a की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है तो राइट साइड लेंगे, a की वैल्यू को निगेटिव लेना है तो लेफ्ट साइड लेंगे, y की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है तो अपर पोर्शन में लेंगे एंड निगेटिव लेना है तो डाउनवर्ड लेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड इक्वेशन, find the equation of the line which makes equal intercept on axis and passes through the point 2, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करिए जिसका इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा हो एक्सिस पे, मीन्स ए एंड बी की वैल्यू सेम हो, जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है उतनी लेंथ आपके वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट पे, मीन्स ए एंड बी सेम है, एंड द लाइन पासिंग टू द पॉइंट 2, 3। लाइन कहाँ से पास हो रही है? 2, 3 से पास हो रही है। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो लाइन है वो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है, मीन्स जो इंटरसेप्ट की लेंथ एक्स एक्सिस पर है उतनी ही लेंथ आपकी वाई एक्सिस पर है। तो सपोज कर लेते हैं ये एज ए इक्वल इंटरसेप्ट है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर एंगल की ये नहीं बोला था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट है या निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर से इस तरीके का है तो आपका ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा, बट अगर इधर कहीं इंटरसेप्ट करती तो यहाँ पर एंगल बनता। जैसे हम सपोज कर लें हमारा इंटरसेप्टिंग पॉइंट लाइन इस तरह से होती, इक्वल इंटरसेप्ट होते तो एंगल ये मेज़र होता। तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइन किस तरीके से इंटरसेप्ट कर रही है। अगर हम ये वाली कंडीशन लेते तो ये दोनों साइज आपका सेम है, a इज इक्वल टू बी, गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट के लिए a एंड b की वैल्यू क्या होगी? वो सेम होगी। ये एंगल आपका राइट एंगल होता है, ये दोनों एंगल आपका सेम हो जाएगा, तो ये और ये सेम होगा, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। बट मेजर एंगल कौन सा होगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, यानी कि ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर? तो एक कंडीशन ये मालूम हो गई कि एंगल कितना 135 डिग्री हो सकता है। क्या हो सकता है? एंगल की वैल्यू हो सकती है 135 डिग्री ना। अच्छा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए एंड बी इंटरसेप्ट आपके सेम होते हैं, ये एंगल राइट एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाता है? 45 डिग्री। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ के लिए एंगल क्या होगा? 135 डिग्री, और इस कंडीशन के लिए 45 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू या तो 135 डिग्री होगी या तो 45 डिग्री होगी, दोनों वैल्यू हो सकती है। हम θ1 एंड θ2 सपोज कर लेते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन उन्होंने दिया है, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। लाइन एक ऐसे पॉइंट से जा रही है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 3 है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट आपका यहाँ पे भी कहीं हो सकता है 2, 3, तो पॉइंट भी मालूम है आपको 2, 3। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमको क्या है? एक पॉइंट मालूम है और एक एंगल मालूम है। एंगल का मतलब हो गया हमको स्लोप मालूम हो सकता है, tan थीटा का यूज़ करके ग्रेडियंट मालूम हो सकता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आपका बनता है y माइनस y1 tan थीटा x माइनस x1 ना। यहाँ से अगर हम पॉइंट से x1 y1 एंड थीटा की वैल्यू 135 डिग्री रख दें तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम हो जाएगी। पहले 135 रख देते हैं, उसके बाद 45 आप अपने से रख लीजिएगा। y माइनस y1 tan 135 डिग्री एंड इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1 एंड x माइनस 2। सिंपली ब्रैकेट को ब्रेक कर लिया जाए और जितना पॉसिबल है उसको सॉल्व कर लिया जाए। -x प्लस 2 मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल गई? y प्लस x इज इक्वल टू 5। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई।
लेकिन अगर हम एंगल क्या लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री ले लें, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, पॉइंट तो कॉमन पॉइंट है, अगर 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 मिल जाएगा। और +1 के लिए आपका जो कंडीशन मिलेगी वो सेकंड कंडीशन क्या मिलेगी, इक्वेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे +1 आने पे क्या बन जाएगा, y - 3 = +1 x - 2, इस तरीके से बनेगा ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y - x = 1। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि आपके दो आंसर मिलेंगे। पहला ये आ रहा है कि x + y = 5 एंड दूसरा y - x = 1, या y = x + 1 कह लीजिए, वो इधर उधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, वो तो सिंपल सी बात है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, दो तरीके के आपके इक्वेशन मिल जाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, write down an equation of a line which make an intercept of 2a on x axis, means ये x intercept हो गए, and 3a on y axis, given that the line passes through the point 14, -9, find the numerical value of a। अब हमको क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना जिसका x इंटरसेप्ट 2a एंड y इंटरसेप्ट 3a है। तो आप क्या करिएगा, सिंपली x/2a + y/3a = 1, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब अगर वो लाइन आपकी पास हो रही है फ्रॉम पॉइंट 14, -9, so substitute the value of x = 14 and y = -9, you get the value of a। तो ये इक्वेशन अपने से सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट इसमें भी मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा ना, फोर्थ में x/2a + y/3a = 1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 14 एंड y = -9 एंड देन कैलकुलेट द इक्वेशन, यू गेट द वैल्यू ऑफ a। बस ये फाइंड करना है आपको, a की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच passes through the point 5, 6 and has intercept on the axis equal in magnitude but opposite in sign। अगर इक्वल इंटरसेप्ट होता तो क्या होता, a = b, बट यहाँ पे कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट है वो इक्वल है बट उनका साइन अपोजिट है, मीन्स a = मैग्नीट्यूड ऑफ a = मैग्नीट्यूड ऑफ b सेम है, बट एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो हम क्या रखेंगे, a = -b। क्लियर? लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस तरीके से होगा कि ये दिया गया a = -b है, इक्वेशन क्या होगा आपका, x/a + y/b = 1। अब अगर a की जगह पे -b रख दें तो आपका क्या बनेगा, x/-b एंड y/b = 1। सिंपली टेक LCM एज ए b, x + y/b = 1, मीन्स ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, गिवन दैट द लाइन पासिंग टू द पॉइंट 5, 6। अब इस पॉइंट में अगर हम x की वैल्यू को 5 एंड y = 6 पुट कर दे तो आपको b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जो भी b की वैल्यू मालूम होगी वो आपका एज ए इक्वेशन को बना देगा। क्लियर? b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 + 5 = b, सो b = -1। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, -x + y - 1 = ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बन गए। इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, 10th, 11th, 12th आर इम्पॉर्टेंट, सो वी कैन डिस्कस फ्रॉम 8 क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच passes through the point 3, -2 and cut off positive intercept on x axis and y axis which are in the ratio 4:3। अब क्या कहा है कि उस इक्वेशन को फाइंड करिए लाइन का जो यहाँ से गुजरती है 3, -2 से, और जो x एंड y इंटरसेप्ट है वो तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट उनका रेशियो कितना है, 4:3। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ये सपोज कर ले कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि जो इंटरसेप्ट है, सपोज कर लीजिए a एंड b है, तो रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, a:b is 4:3। it is given, means you can suppose a = 4m and b = 3m। ये आपने सपोज कर लिया। अच्छा, लाइन कहाँ से पास हो रही है, अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट 3, -2। 3, -2 मीन्स आपका किस क्वाड्रेंट में है,
एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है, लाइन नीचे से कहीं जा रही होगी, वो कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा खाली समझनी है आपको। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट है 3,-2, वो कोई इशू नहीं है। क्लियर। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब इसमें अगर हम a एंड b की वैल्यू पुट कर दें और x एंड y की वैल्यू यहाँ से रख दें तो हमको m की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब m की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो a और b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन हम इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b, x एंड y। x अपॉन 4m y अपॉन 3m इज इक्वल टू 1। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। सो 3 अपॉन 4m -2 अपॉन 3m इज इक्वल टू 1। बाकी कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। सो 12m एज ए LCM, नो 9 minus 8 is equal to 1 means 1 upon 12 m is equal to 1, so m is equal to 1 by 12। ठीक है, m की वैल्यू मालूम हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर m की वैल्यू 1/2 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 एंड y अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 इज इक्वल टू 1। इसमें m की वैल्यू तो रखनी थी ना, ये कितना हो गया, 4 3 12 यानी कि 3x एंड 3 4 12 मीन्स 4y इज इक्वल टू 1। इट इज़ योर आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्टकट है क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि आप लोग अब क्लास 11th में, तो थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट क्लास 10th स्टैंडर्ड में अगर आप होंगे तो आपको और डिटेल से सॉल्व करना होगा, बट उसको चेक करिए, इतनी हिंट आई थिंक काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। शो ऑन ए डायग्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x cos 30 y sin 30 इज इक्वल टू 2 इन रिलेशन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंडिकेट क्लियरली विच एंगल इज 30 डिग्री एंड विच लेंथ इज 2 यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन एंड पासिंग टू द पॉइंट 4,3। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दिस लाइन मीन्स ये फर्स्ट पार्ट के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब इसमें देखिए कई क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है और ये क्वेश्चन नॉर्मली इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो वो एक एक क्वेश्चन हर मार्क्स पे मिलना चाहिए। बहरहाल, लेकिन कई काम एक साथ करना है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। फिर भी आइए देखते हैं। शो ऑन ए डायग्राम द पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन x cos 30 y sin 30 इज इक्वल टू 2 मीन्स इस इक्वेशन को आपको पहले रिप्रेजेंट करना है ऑन ए डायग्राम। उसके बाद आपसे इस एग्जैक्ट पूछा है कि 30 डिग्री एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा एंड 2 यूनिट लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी। ये एक काम कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट के सोल्यूशन को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया ना, x cos 30 y sin 30 इज इक्वल टू 2। अगर इसको हम कंपेयर कर लें x cos अल्फ़ा y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p से, ये भी इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। x cos अल्फ़ा y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ इज इक्वल टू 2। अब आपसे कहा गया था कि इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए कि ये कैसे होगा और एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है कि यहाँ पे एंगल अल्फ़ा कौन चीज़ है और पी क्या है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरीके की अगर होगी जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कुछ हो, तो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ आपकी कहलाती है पी इज इक्वल टू 2। एक कंडीशन तो ये हो गई, काम हो गया। एंड जो अल्फ़ा होता है वो परपेंडिकुलर का इंक्लाइनेशन होता है, मीन्स परपेंडिकुलर लाइन आपकी जो एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनाएगी वो अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करती 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री हो गए, ये 2 रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये इतना काम तो आपका हो गया। अच्छा, अब आपसे कहा गया है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दैट गिवन एंड पासिंग टू द पॉइंट 4,3। एक ऐसी लाइन को बताइए जो इस लाइन के पैरेलल हो। सपोज कर लेते हैं ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, अब ये दिख नहीं रहा है बट ये मान लेते हैं कि दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। वो ड्रॉ करने में कुछ मिस्टेक हो गई। अच्छा, अगर से पैरेलल होगी तो इसका स्लोप m1 एंड इसका स्लोप m2, दोनों स्लोप आपका सेम होगा। तो पैरेलल लाइन के लिए स्लोप आपका सेम होता है। तो सबसे पहला काम तो हमको इसका स्लोप मालूम करना है। अभी स्लोप नहीं मालूम है, जो इसका स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। और ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, इसके लिए एक पॉइंट दिया है। एंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग टू द पॉइंट 4,3, यानी कि 4,3 से जा रही है। तो अगर इस लाइन के लिए आपको पॉइंट मालूम है, आपको स्लोप मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं y माइनस y1 mx माइनस x1 से। लेकिन स्लोप नहीं मालूम है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम स्लोप फाइंड करते हैं। आइए इस इक्वेशन को ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें स्लोप मालूम हो जाए। x cos 30 का मतलब हो गया √3/2 एंड y sin 30 1/2 इज इक्वल टू 2। Now find the value of line √x plus y is equal to 4, या आप ऐसे कह सकते हैं y is equal to minus √3x plus 4। देखिए उसी इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया स्लोप फॉर्म में। अब यहाँ से हमको m और c की वैल्यू मालूम हो गई। इसको अगर m1 सपोज कर लें तो ये m1 कितना हो गया -√3। अब तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं बट एंगल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं अभी। यानी कि m की वैल्यू क्या हो गई -√3। अब इस पैरेलल लाइन के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो सब आपको मालूम होगी। पैरेलल लाइन के लिए आपको पॉइंट मालूम है, पैरेलल लाइन के लिए आपको स्लोप मालूम है। यानी कि फॉर पैरेलल लाइन क्या हो गया, y माइनस y1 m x माइनस x1। इसमें x1 एंड y1 की वैल्यू पुट कर देंगे 4 एंड 3 एंड स्लोप तो यही होगा जो पैरेलल लाइन का स्लोप दिया गया है। अब आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये आपका रिलेशन बन गया। अब इसको आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए सॉल्व कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये हो गया √3 इधर आएगा, ये भी ऐड हो जाएगा 3 + 4√3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ये आपसे पूछा गया था। एक काम यहाँ से आपका हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है, अब देखिए इसमें आपसे फर्स्ट इक्वेशन था कि द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग द पॉइंट 4,3, ये काम हमारा हो गया। सेकेंड कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दिस लाइन। अभी जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड किया है, फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स अगर ओरिजिन से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये आपसे कहा गया फाइंड करने को। आइए इसको भी देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में जो आपको इक्वेशन मिला है वो कितना है, y + √3x इज इक्वल टू 3 + 4√3। आइए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। उसके बाद सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन होता ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इस पे किसी पॉइंट से x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, मतलब ये आपकी इक्वेशन, ये लाइन हो गई और किसी भी पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1। जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी उसके लिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, x एंड y की जगह पे ये पॉइंट रखा जाएगा, ax1 + by1 + c/√, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, मीन्स √a² + b² कर देंगे तो हमको लेंथ ऑफ p मालूम हो जाएगी। बट अगर ये ओरिजिन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0,0 फॉर ओरिजिन 0,0, यानी कि ये पॉइंट अगर से ओरिजिन हो, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो अब ओरिजिन के लिए पॉइंट क्या हो गया आपका
0 हो गए, यानी कि यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो इसमें और इसमें 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर ओरिजिन आपको परपेंडिकुलर लेंथ क्या मिल जाएगी, ओनली c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा ना। ओरिजिन के लिए क्या होगा, c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन बनाया है वो हमारा ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसके बाद इस पे ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, √3x, x को पहले लिख लेते हैं, प्लस y माइनस 3 प्लस 4√3। हमने सब चीज़ों को लेफ्ट में कर लिया ताकि हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाए, ठीक है ना। देखिए इसको लेफ्ट में ले गए, ये हो गए। अब इसको हटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं। हाँ, ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी, हम इसको सपोज कर लेते हैं P2। जो पहले हम लोगों ने परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड की थी वो एज ए P1 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं हम बता रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ P1 हो गई और इस पे परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कर लीजिए, ओरिजिन से यहाँ तक की, तो उसको P2 सपोज कर लेंगे। फिर इसके बीच की डिस्टेंस बोला है तो P2 माइनस P1 कर लेंगे या P1 प्लस P2 कर लेंगे। अगर एक ही तरफ है तो डिफरेंस निकालेंगे, और एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है तो ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। आते हैं वो बात की बात है। सबसे पहला काम यहाँ से हम P2 की वैल्यू निकाल दें। P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अपॉन, यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सो √3 स्क्वायर मीन्स 3 एंड 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो ये 4 हो गए, यानी कि -3 + 4 अंडर √3 अपॉन 2 एज ए परपेंडिकुलर लेंथ मालूम हो गई। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि लेंथ तो निगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लेंथ की बात होगी वो आपका कितना हो जाएगा, अगर लेंथ है, डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहे हैं कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ की अगर सिर्फ फाइंड बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 3/2 एंड प्लस 2√3। आप एलसीएम में रहने दीजिए या डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वो कोई बात नहीं है। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में आप क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब हमको दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पहले की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, दूसरे की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है। पहले ये निकालेंगे, फिर उन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास ऐसे दो लाइन होती ना, एक लाइन ये होती और दूसरी लाइन पैरेलल है, वो इस तरीके की होती। तो इससे डिस्टेंस निकाला आपने ओरिजिन से, वो P1 सपोज किया गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर निकाल दिया गया ओरिजिन से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस आपकी P2 हो गई और ये वाली डिस्टेंस आपकी P1 हो गई। P2 कितनी है, O2, ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए। तो हम O से लेकर Q तक की डिस्टेंस, O से लेकर P तक की डिस्टेंस मालूम है हमको, यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ मालूम है। आपसे सिर्फ कहा गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, तो ये टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन उससे आएगी ना। अच्छा, डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, तो ये सेकेंड वाली लाइन की डिस्टेंस आपको मिल गई, परपेंडिकुलर लेंथ मिल रही है 3/2 प्लस 2√3, 3/2 प्लस 2√3। ये सेकेंड लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम द ओरिजिन। एंड फर्स्ट लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ कितनी मिली थी हम लोगों को, 2। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए जो परपेंडिकुलर लेंथ मिली थी उसमें P की वैल्यू कितनी आई थी, P = 2 था, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी थी, 2। और सेकेंड वाली लाइन की कितनी मिली है, 3/2 प्लस 2√3। तो अगर से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आप इसको और इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2√3 माइनस 1/2। इस तरह से सॉल्व करना ईजी है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × 1.732 माइनस 0.5। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपको एज ए रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 1 पासिंग टू द पॉइंट 8,6। अगर 8,6 से पास हो रही है तो हम इसमें x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक रिलेशन हमें a एंड b के फॉर्म में मिल जाएगा। एक कंडीशन तो यहाँ से मिल गई। एंड कट ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 12 यूनिट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट।
अब देखिए 12 यूनिट का अगर एरिया कट करेगी तो ये सपोज कर लीजिए आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होता है 1/2 AB एज ए 12, ये गिवन है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 24। तो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा एक्स एंड वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, एक रिलेशन यहाँ से मिल गया हाफ ए बी इज इक्वल टू 12 मीन्स ए बी इज इक्वल टू 24। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, a straight line passing to the point a comma 0 and 0 comma b, the length of the line segment contained between the axis is 13 and the product of intercept of the x axis is 60 degree. Calculate the axis is 60, product is 60, calculate the value of a and b and find the equation of the straight line। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। A straight line passing to the point a, 0 and 0, b, तो a, 0 ऐसे होगा, 0, b ये होगा, ये लाइन पास हो रही होगी, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कंटेंट बिटवीन द एक्सिस इज 13 यूनिट, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 13 यूनिट है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू 60 मालूम है। अगर यहाँ पे ये लेंथ आपकी a और ये लेंथ आपकी b होगी ना, क्योंकि a, 0, 0, b है, तो ये जाहिर सी बात ये लेंथ a, ये लेंथ b, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, यानी कि 169, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, यहाँ से आपको क्या मालूम हो जाएगा ए एंड बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म ऑफ ए या ए की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म ऑफ बी, आपको ए बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब अगर ए और बी की वैल्यू मालूम हो गई तो सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मालूम होगी, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, बट ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। वैसे रिजल्ट क्या आएगा, कोई ऐसा दो नंबर हुज प्रोडक्ट इज 60 मीन्स 12 इंटू 5 एज ए 60 एंड 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ए की वैल्यू या तो 12 होगी या तो बी की वैल्यू 12 होगी, तो दूसरी वाली वैल्यू आपकी दूसरे पार्ट की हो जाएगी। ए इज इक्वल टू 12 मानिएगा तो बी इज इक्वल टू 5 आएगा, बी इज इक्वल टू 12 मानिएगा तो ए इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन को आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी होगी, उसके बाद इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे लाके रखना है। ये तो बहुत छोटे बच्चों के लिए डायरेक्ट आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। ओके, so try to solve question number 12. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. In next video we will start exercise 16D. Thank you everyone, goodbye.